आज हम बात कर रहे हैं रंजूवेरी ढडवाल जी से, जो कि पंजाब में बेस्ड एक हिंदी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऑथर हैं। उनकी अभी अभी हाल ही में एक नई किताब आई है, रेड कार्ड। तो ये किताब पंजाब में आतंकवाद से पीड़ित जो हिंदू समाज है और जो वहां से विस्थापित हुआ उस आतंकवाद की वजह से, उसका दर्द हमारे साथ साझा करती है। किस तरह आज तक उन पीड़ितों को सही प्रकार से पुनर्वास भी उनका नहीं हुआ, और उस आतंकवाद की जड़ें क्या हैं, उसकी वैचारिक और ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं, इन सब विषयों पर ये किताब है। तो रंजू जी, पहले ये बताइए कि ये जो नाम आपने दिया है किताब का, रेड कार्ड, ये क्यों? नमस्कार विक्रम जी। मैं सबसे पहले यही एक्सप्लेन करूंगी कि रेड कार्ड नाम क्यों है। ये कोई फुटबॉल के ग्राउंड में दिखाए जाने वाला रेड कार्ड नहीं है। ये वो रेड कार्ड है जो पंजाब में आतंकवाद पीड़ितों को दिया जाना था, ताकि उनको कुछ कंपनसेशन दे करके उनके जख्म भरे जा सके। लेकिन ये रेड कार्ड देने में पंजाब में बहुत ज्यादा भेदभाव बरता गया, क्योंकि पंजाब की ट्रेजेडी ये है कि 10-12 साल जो वहाँ आतंकवाद चला और 80s और 90s में, और वहां जो लोगों ने भुगता, हिंदुओं ने खासकर भुगता, उनको टारगेट किया गया, सेग्रीगेट करके मारा गया, तो ये उनको तो भुला दिया गया। लेकिन 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ, उसको पंजाब से जोड़ के देखा जाने लगा। तो पंजाब में जब भी आतंकवाद की बात होती है तो वो दिल्ली के दंगों की बात होती है। जो पंजाब में हिंदुओं का, मैं तो उसको नरसंहार ही कहूंगी, जो नरसंहार हुआ उसकी बात नहीं होती है। तो उस समय भी ये एक रेड कार्ड उन लोगों को दिए जाने थे जो पंजाब में आतंकवाद से पीड़ित थे। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि ये जितने भी मैक्सिमम कास्ट थे जो दिल्ली से दंगा पीड़ित आए, उनको मिले। जो पंजाब में आतंकवाद से पीड़ित हिंदू थे, मेनली हिंदू, मिले भी कुछ परसेंट को मिले, और कुछ दिल्ली में जैसे घर पीड़ागढ़ी, जहांगीरपुरी वगैरह के रिहेबिलिटेशन कैंप्स में जो पहुंचे, तो उनके लिए जो डीडीए वगैरह ने स्कीम्स अनाउंस की, वो इतनी महंगी थी कि वो लोग नहीं अवेल कर पाए। आज भी पीरागढ़ी में बैठे वो लोग रो रहे हैं। तो ये वो रेड कार्ड है जो लोगों को दिया जाना था लेकिन नहीं दिया गया, तो इसलिए इसका नाम रेड कार्ड है। अच्छा, तो अगर हम नंबरों की बात करते हैं तो कितने लोग हैं जो इम्पैक्ट हुए पंजाब में, जो दोनों समुदायों से, और कितने लोग हैं जो ये इन कैंप्स में हैं, दिल्ली के जो कैंप्स में हैं आप बता रहे हैं? पीरागढ़ी अब तो जहांगीरपुरी में तो नहीं है, क्योंकि वहां पे अब पाकिस्तान से हिंदू हैं। पीरागढ़ी में अभी भी काफी लोग हैं वहां पे। एक्चुअली जब पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ तो दिल्ली में कुछ 10-12 जगहों पे पंजाब के हिंदुओं के लिए रिहेबिलिटेशन रेफ्यूजी कैंप आप या रिहेबिलिटेशन कैंप के लिए बनाए गए थे। लेकिन पंजाब में लोगों को पता ही नहीं था कि वो कैंप बनाए गए हैं। वहां पर जो लोग पहुंचे उनको 1000 या 2000 रुपए महीना भी मिलता था। 96 में वो भी बंद कर दिया गया, उसके बाद से वो भी किसी को नहीं मिला। तो पंजाब से जो लोगों का पलायन हुआ, वो कुछ करनाल गए, कुछ यूपी के बॉर्डर पे गए, हिमाचल के बॉर्डर पे गए, निकल गए, लेकिन उनका कोई भी डाटा नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनके बारे में। इनफैक्ट जो दिल्ली में जो पहुंचे उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई वहां पे, तो वहां जो लोग बैठे हैं उनको, बहुत लोगों को जिनको नहीं मिला कंपनसेशन, वो आज भी कहते हैं क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। मतलब बहुत सारे हिंदुओं की उन रिहेबिलिटेशन कैंप्स में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इसलिए कोई ऑथेंटिक डाटा ही नहीं है। तो मैं तो पंजाब में थोड़ा ट्रेवल किया, लोगों से मिली, मैंने उन लोगों को तलाश किया, तो जो थोड़ा बहुत फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन था वो मिला। लेकिन इसके बारे में कितने हिंदू पलायन किए, कितने मारे गए, पंजाब में कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। डाटा है सिर्फ 30 साल बाद ह्यूमन राइट्स ने एक केस रजिस्टर किया है मई 21 को 2021 में। उसमें उन्होंने डाटा दिया है कि 30,000 हिंदू मारे गए। ह्यूमन राइट्स वॉच है, उसने कहा है 35,000 हिंदू मारे गए। सो उसमें कोई ऑथेंटिक डाटा ही नहीं है, मतलब वेरियस वो है। अभी हाल ही में दुर्गाना मंदिर में एक म्यूजियम बना है टेररिस्ट से जो लोग मारे गए, तो उन्होंने घूम घूम के 2-3 महीने में कुछ फोटोग्राफ्स इकट्ठी की, मैंने अपनी बुक में भी कैरी की है। वो भी उनको जितनी उनको मिल पाई उन्होंने वो कैरी की है। इसलिए ऑथेंटिक डाटा इकट्ठा करने के लिए अभी और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो हम जो डाटा दे रहे हैं कि
33,000 मारे गए या 50,000 पलायन किए गए, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। इनफैक्ट 2017 के आसपास या ऐसे 2007 में कुछ लोगों के रेड कार्ड जो थे वो मेनली सिखों के रेड कार्ड कैंसिल किए गए थे, लेकिन वो लुधियाना कोर्ट में केस हुआ तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा था कि हमारे जो कार्ड थे वो 20,015 टू बी प्रिसाइज रेड कार्ड जो दिल्ली से आए लोगों को इश्यू हुए थे, तो वो जो उनमें से 161 या 62 के कैंसिल हुए तो वो भी बाद में रिस्टोर कर दिए गए। अच्छा, हिंदुओं की ट्रेजेडी ये थी कि जिनके घर के लोग आतंकवादियों ने सेग्रीगेट करके मारे थे, उनको रेड कार्ड देने के लिए या कंपनसेशन देने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, आज भी मांगे जाते हैं। अभी इलेक्शन से पहले उन लोगों को फिर से लेटर्स भेजी है पंजाब गवर्नमेंट ने कि जी आप आओ अपना रिकॉर्ड बताओ हमें, उनसे तो वो नहीं दे पाए। दिल्ली दंगा पीड़ित, दिल्ली भी दंगा हम नहीं कहते कि वो सही था, सिखों का नसार बहुत गलत था, लेकिन वहां से जो लोग आए उनसे ये कहा गया कि आप सराय और गुरुद्वारे, सराय का या गुरुद्वारे का सर्टिफिकेट ले आइए, और उनको सारी कंपनसेशन मिली और उन लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कंपनसेट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया और पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया। हालांकि इंसाफ उनके साथ भी अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी बात पार्लियामेंट में उठी, आई थिंक इसकी मिसेस बादल ने जो पार्लियामेंट में 84 के दंगों की जो आवाज उठाई थी, आई थिंक वो हिस्टोरिक था उनका भाषण, मैंने भी ताली बजाई थी घर बैठ के। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये सिर्फ दिल्ली के सिखों की बात कर रही है, जो आतंकवाद के दौरान पंजाब में लोग मारे गए उनकी बात वो क्यों नहीं कर रही है, उनकी बात वो किसी मन से नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ बात उठाई तो जो दिल्ली में जो सिखों का नरसंहार हुआ। और आज तक भी सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिर्फ पंजाब की जब बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बात हो कुछ हो, तो वो दिल्ली के सिखों के नरसंहार की बात होती है। पंजाब में जो हिंदू मारे गए सेग्रीगेट करके मारे उनकी कोई बात नहीं होती। तो मैंने जब ये बुक लिखी तो मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि मैं दो कम्युनिटीज को आपस में लड़ाऊं या उनका वो बढ़ाऊं या किसी के दुख को कम किया जाए। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि वो जो आज तक मतलब 10-12 साल उन्होंने भुगता है और उसके बाद 30 साल हो गए उनके जख्म नहीं भरे हैं, तो कोई शायद उनके लिए उठे और उनको कंपनसेशन दिलाए। इस पूरे पीरियड के दौरान जो सरकारी एम्प्लॉइज में टीचर्स मारे गए थे, वो भी वो जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती थी वो तो बहुत मारे गए, तो उनके लिए किसी को 1 लाख किसी को 2 लाख कंपनसेशन मिला। वो सरकारी लोग थे, वो भी मैं एक फैमिली से मिलके आई थी इधर रोपड़ के पास, उन्होंने कहा कि उनको 3 साल लगे, उनके फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, पूरी AK-47 उसकी बॉडी में डाल के गए वो पूरा उसका असला, तो उनको 3 साल लगे उनकी 2 लाख रुपए की कंपनसेशन लेने के लिए, 3 साल। एक और मैं बस्सी में मिलके आई थी एक फैमिली से, उनकी मदर की 2 साल पहले डेथ हुई है, 93 ईयर्स ओल्ड। उनके फादर को स्कूल में मार के गए थे, वो पूरी जिंदगी रेड कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों में धक्के खाती रही। एक फैमिली से मैं बटाला में मिलके आई थी, इज 94 ईयर्स ओल्ड और उनकी वाइफ 92 ईयर्स ओल्ड है। उनके 2 बच्चे, एक 26 साल का, एक 24 साल का, एक ही बस से उतार के मारे गए, एक ही चिता पे उन्होंने जलाया। आज सिर्फ वो इसलिए रोते हैं कि कुछ मत दो, एक सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि तो दे दो। करण सेक्टर में मैं कुछ घरों में गई एंड यू वोंट बिलीव कि वहां कुछ लेडीज मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इसलिए रोई हैं कि 30 साल बाद उनका कोई दर्द बांटने आया। तो इस तरह की बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो बिखरे हैं। अबोहर में नरसंहार हुआ था, 40 लोग मारे गए थे गोलाबारी से, और जब लोग पुलिस बुलाने गए थे तो पुलिस स्टेशन में ताले लगे हुए थे। 40 लोग मारे थे। लालड़ू का बस कांड है, 74 लोग ट्रेन में मारे गए थे। तो ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, अपनी बुक में ही मैंने शायद मोर देन 80 इंसिडेंट्स मैंने लिस्ट किए हैं अपनी बुक में, जिनमें हिंदू मारे गए थे। फिर 1980 कटरा जब गोल्डन टेम्पल की रिस्टोरेशन हो गई थी 88 में, उसके 1 महीने बाद या विद इन 1 मंथ पंजाब में एक ही दिन में अमृतसर में 2 ब्लास्ट हुए थे। एक शिव मंदिर के बाद शाम को हुआ था मंडे को, क्योंकि वहां मंडे को हिंदू लोग जाते हैं। एक वहां पे वो कपड़ा बाजार है बहुत फेमस, वहां हुआ था, वहां कोई 28 लोग मरे थे। उसके बाद एक व्हाइट पेपर आता है पंजाब में आतंकवाद पे, और उस व्हाइट पेपर में उस इंसिडेंट का जिक्र ही नहीं आता है।
जिसमें कम से कम दोनों इंसिडेंट्स में 30-40 हिंदू मारे गए थे, उस व्हाइट पेपर में उस इंसिडेंट का जिक्र ही नहीं आता है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पंजाब के हिंदुओं की, उन्होंने बहुत भुगता, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला, पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं मिला और उनको किसी भी तरह से कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला। जब पार्टीशन हुआ तो गोल्डन टेम्पल को हिंदुओं ने बचाया। उसके बाद जब दिल्ली में सिख दंगे हुए तो हिंदुओं ने सिखों को अपने घरों में छिपाया, फैक्ट्स है। लेकिन जब पंजाब में आतंकवाद हो रहा था, शायद वो इतना डर का माहौल था कि किसी ने हिंदुओं की आवाज नहीं उठाई। एक 1985 में राजीव लॉन्गोवाल अकॉर्ड हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उसमें हो गया था कि समझौता हो गया। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने पंजाब की प्रॉब्लम के लिए लॉन्गोवाल के साथ, हरचंद सिंह लॉन्गोवाल के साथ एक अकॉर्ड किया था, पंजाब अकॉर्ड जिसको कहते हैं। उसके 3-4 पॉइंट्स थे उसमें, जिनकी संपत्तियां आतंकवाद के दौरान नष्ट हुई थी, उनको भी कंपनसेशन देने की बात थी। और भी 3-4 पॉइंट से हिंदुओं की बात उसमें भी नहीं थी। एक उसमें गुरुद्वारा एक्ट बनाने की बात आई थी। की बात है कि आतंकवाद के दौरान पंजाब में लगभग 300 हिंदू मंदिर तोड़े गए, उनकी रेस्टोरेशन की बात किसी अकॉर्ड में नहीं थी और वो आज तक भी नहीं होती है। अभी ड्यूरिंग इलेक्शंस पंजाब के दो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी। एक वैष्णो देवी चाहता है, एक बगलामुखी में रात को बैठ के हवन कराते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों के रिस्टोरेशन की कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए। तो ये चीजें हैं हिंदुओं के लिए। लेकिन जब 1947 से पहले ही मास्टर तारा सिंह वगैरह ने पंजाबी सूबे की डिमांड शुरू कर दी। 1947 का पार्टीशन हुआ और 1948 में उन्होंने ये एक बड़े पैमाने पे आंदोलन शुरू कर दिया था पंजाबी सूबा की डिमांड को लेके। उन्होंने बहुत भूख हड़ताल भी की, जेल भी की है, लेकिन उस वक्त हिंदुओं को ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि पंजाब जो था वो यूनाइटेड था और उस पूरे, जिसमें हिमाचल हरियाणा के सारे पार्ट पंजाब में थे, तो उसमें सिखों की पॉपुलेशन अराउंड 35%। फिर पंजाबी सूबे की मांग आई, फिर ये लोग 3 मेंबरी कमेटी बना के डॉक्टर अम्बेडकर से भी मिले थे कि पंजाबी भाषा और पंजाबी सूबे की डिमांड लेकर के उनसे मिले थे वो लोग, लेकिन उनकी डिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग लोग नहीं है। तो वो सारा जो संघर्ष चलता रहा 1955 में भी आके इन लोगों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। और एक बात और जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, कि गोल्डन टेम्पल में पहली बार 84 में फोर्सेस नहीं घुसी थी। 95 में भी जब अकाली दल ने अपनी उसके बाद जो उसकी डिमांड, पंजाबी सूबे की पंजाबी लैंग्वेज की डिमांड को लेके गोल्डन टेम्पल से संघर्ष शुरू किया था, तो पुलिस एंटर की थी इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। गोल्डन टेम्पल से इनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी इनकी डिमांड के आगे झुकी और पंजाब का 66 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो उसके बाद पंजाब में जो है वो जो हिंदू माइनॉरिटी में आ गए। तो हिंदुओं की ट्रेजेडी तो ये है कि जिस स्टेट में वो माइनॉरिटीज हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा वहाँ पे नहीं है, चाहे वो पंजाब है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है या केरल है, वहाँ पे उनको जो है वो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं है। उसकी लड़ाई शायद सुप्रीम कोर्ट में चल रही है अभी तक भी। अब हम थोड़ा सा आई थिंक हम थोड़ा सा ना, मतलब हम थोड़ा सा, मेरे को लगता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि पंजाब में जो आतंकवाद का पीरियड था, पंजाब में एक 2-4 सेंसस अगर ध्यान से देखें तो 81 का जो सेंसस और 91 का जो सेंसस था वो आतंकवाद का पीरियड था। उसमें जब 81 के सेंसस और जो उसके बाद 10 साल बाद जो सेंसस हुआ, उसमें पंजाब में हिंदू पॉपुलेशन आई थिंक अराउंड 4 to 5% कम हुई। कुछ तो नेचुरल डेथ हुई, बाकी तो पलायन कर गए ना। और 3 to 4% जो है वो कम नहीं होता है, इट्स अ बिग नंबर। तो वो कहाँ गए, कहाँ रहे, कहाँ कैसे गए, वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की आज तक। अब तो फिर जो कम से कम 1.5 लाख हिंदू कहते हैं कि जो आप पीड़ागढ़ी के कैंप की बात कर रही हैं, तो 1.5 लाख हिंदूज गॉट डिस्प्लेस्ड। और ये सब हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार के आफ्टरमाथ में। हालात बिल्कुल वैसे थे जैसे कश्मीर में बना दिए गए थे 1990 में, कि जगह जगह से अनाउंसमेंट्स और पोस्टर्स कि आप चले जाओ, नहीं तो आपकी औरतों के साथ बुरा होगा, बच्चों के साथ बुरा होगा। तो वही माहौल था। और
जो ऑर्डिनरी सिख थे उनको भी टेररिस्ट ने काफी बहुत मारे गए, आम सिख भी। ये आपकी बात सही है कि पैटर्न भी वही था, कश्मीर वाला सोच भी वही थी और मोडस ऑपरेंडी भी वही और आज भी है। क्योंकि अब पीछे जब अभी 2021 और 20 में लुधियाना से 7 खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के लोग सिक्योरिटी एजेंसीज ने उठाए थे, तो उन्होंने जो रिवील किया था उनको, उसमें ये कहा था कि हमारा जो पहले टेररिज्म के ड्यूरिंग जो ऑपरेशन चलता था वो क्लस्टर्स में, बसेस में, ट्रेन में मारना था। अब सिंगल आउट करके मारते हैं और मार के भाग जाते हैं क्योंकि पकड़े नहीं जाते और बाद में जाकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं ये लोग। अब 2005 में पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, उसमें दिल्ली के दंगा पीड़ितों को कंपनसेशन देने की बात होती है। उसके बाद पंजाब में हिंदुओं ने डिमांड उठाई कि उसी तर्ज पे हमें भी दिया जाए, लेकिन वो उनकी बात सुनी नहीं गई कभी भी। तो हम, आपकी बात सही है कि हम थोड़ा बैकग्राउंड पे आते हैं। और बैकग्राउंड हमारा ये है कि जब इंदिरा गांधी ने 77-78 में शायद लोकसभा इलेक्शन हारे, वो आफ्टर इमरजेंसी, पंजाब में भी हार गए। पंजाब में अकाली गवर्नमेंट आई, सरकार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने। तो अब पंजाब में कांग्रेस को अपना दोबारा से अपनी जमीन तलाशनी थी, तो उन्होंने भिंडरावाले को खड़ा किया। उससे पहले भिंडरावाले की हिस्ट्री ये रही थी कि 78 में अमृतसर में जब निरंकारियों का सम्मेलन हो रहा था, तो भिंडरावाले और उनके एक और साथी और कीर्ति जथा के लोग थे, ये अखंड कीर्ति जथा जिसको कहते थे, इन्होंने उस कैंप पे हमला किया था। उनके बराबर फायरिंग हुई और वो लोग, इनके 13 लोग मारे गए थे। उसके बाद इन्होंने निरंकारियों के खिलाफ FIR की। तो इसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन जिन लॉयर ने इनका केस लड़ा था निरंकारियों का, मैं उनसे मिलके आई थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा हिस्ट्री बताया था कि उस केस में फिर सारे निरंकारी बरी हो गए थे कि इन्होंने आत्मरक्षा में उनपे हमला किया है। उसके बाद 1980 में निरंकारी चीफ को दिल्ली में, बाबा गुरबचन सिंह को दिल्ली में मारा जाता है। ही वाज किल्ड इन दिल्ली। और उसके बाद भिंडरावाले और इसके 20 लोग उसमें नामजद होते हैं। और भिंडरावाला जो है वो, लेकिन गवर्नमेंट उसके साथ जो है वो समझौते करती है, उसको अरेस्ट नहीं करती है। फिर 81 में चौक मेहता में वो मान जाता है, वो सरेंडर करता है कि मैं ठीक है, मैं सरेंडर करूंगा, पर मुझे अमृतधारी सिख ही गिरफ्तार करें। और फिर वो 3 पुलिस वालों को वो ढूंढा, अमृतधारियों को लेके, जिसमें चाल वगैरह थे, उसको अरेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी उसके लोग हथियार लेके आते हैं और 11 लोग मारे गए। उस वक्त से होम मिनिस्टर 80s की बात है, ज्ञानी जैल सिंह, ये कह के उसको पार्लियामेंट में ये कह के उसको छुड़ाते हैं कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, भिंडरावाले मतलब पुलिस पार्टी उसको अरेस्ट करने आती है और वो उन्हीं पे अटैक कर देता है और 11 लोग मारे जाते हैं, फिर भी अरेस्ट वो होता है। लेकिन उसके बाद होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह पार्लियामेंट में अनाउंस करते हैं कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उसको छोड़ा जाता है। उसके बाद उसको फैसिलिटेट किया जाता है, उसको गोल्डन टेम्पल में बिठाया जाता है 81-82 में। उसके बाद पंजाब में क्या हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री कि हिंदुओं के पूरा एक वो खाली पूरा कांग्रेस, और ये रिकॉर्ड है कुलदीप नैयर की बुक में भी है कि उस टाइम पे भिंडरावाले ने 3 कांग्रेस MP के लिए कन्वेंसिंग की थी पंजाब में, खुली जीप में 3 कांग्रेस MP के लिए कन्वेंसिंग की थी। इसलिए कांग्रेस इस आरोप से बच नहीं सकी है कि पंजाब को आतंकवाद के उसमें धकेला था। सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। आई थिंक इंडियन हिस्ट्री में वो पहले चीफ मिनिस्टर रहे होंगे कि जिन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद, जिनको उनको तनखैया करार दिया गया, आतंकवादियों की कार्रवाई के लिए पश्चाताप किया और गुरुद्वारा में जूते साफ किए। तो इस तरह की पंजाब की हिस्ट्री है। और जब ज्ञानी जैल सिंह जब होम मिनिस्टर बने, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे दरबारा सिंह, और दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह की आपस में बनती नहीं, इसलिए पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और खुलेआम हिंदुओं को थ्रेट था। आप गोल्डन टेम्पल के पीछे कृष्णा मोहल्ला है, बहुत तंग गलियां हैं, वहां आज भी लोग बताते हैं कि किस तरह वो गोलियां चलाते हुए वहां से निकलते थे और उनमें से किस तरह की आवाजें आती थी, वो लोग सुनते थे। और महीनों रात को उन्होंने अपने घरों की लाइटें नहीं जलाई है कि पता नहीं किस घर में कब हमला हो जाए।
और हालात ये थी कि अगर किसी को मार के जाते थे तो कोई डेड बॉडी नहीं उठाने आता था कि हम पे कार्रवाई ना हो। हम तो अनुमान लगा रहे हैं कि 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, 35,000 लोग, ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि विलेजेस में 90s में भिंडरावाले की डेथ के बाद ये जितने भी फोर्सेस थी ये सारे के सारे विलेजेस में फैल गए। विलेजेस में गुरुद्वारे ऑक्यूपाई किए थे। तो वहां पे मैं जब इधर गुरदासपुर की तरफ, केमकरण की तरफ विलेजेस में गई हूँ, तो मुझे लोगों ने बताया कि रात को घरों के बाहर वहां लिख दिया जाता था कि ये हमारा घर है, खाली करो। कूड़े फेंक जाते थे ये। तो वो मजबूर होके छोड़े। एक फैमिली ये हिमाचल के नूरपुर के इलाके में है, उनसे बात की, उन्होंने 10 कमरे का मकान रात रात में छोड़ा, फिर आके वहां भीख मांगी है बॉर्डर पे उन लोगों ने। हाल में ऐसी फैमिलीज हैं जो भीख मांगती रही हैं। पीरागढ़ी में मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक लेडी आई थी अपनी फैमिली के साथ, उसके बच्चों को मार दिया गया था और वो सड़क पे अपने बच्चे का सेहरा लेके शादी के गाने गा के भीख मांगती थी। इतना दर्द है लोगों में। और उस टाइम जो लेडीज के सुसाइड हुए हैं वो अपने आप में एक अलग विषय है, उस पर एक अलग से रिसर्च की जा सकती है कि वो जो सुसाइड हुए हैं उसका तो कहीं कोई गिनती नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं। आप विलेजेस में जाइए या बॉर्डर एरियाज में जाइए, जो सुसाइड हुए हैं, लोगों ने खुद अपनी लड़कियों को बोला है कि मर जाओ, क्योंकि रात को आतंकवादी आएंगे, पता नहीं किसको उठाएंगे, क्या करेंगे। तो वो मतलब पूरा कश्मीर पैटर्न था। लेकिन क्योंकि वो पंजाब की जो सिख अपीजमेंट है, जो सिख हर चीज वो सिख पॉलिटिक्स के ऊपर घूमती है, इसलिए वहां हिंदुओं का वो नाम ही नहीं आया कि सिख एंड एससी। बस ये पंजाब पॉलिटिक्स है। आज भी वही गेम हो रहा है, पंजाब में वही गेम खेला जा रहा है आज भी। उसमें हिंदुओं का तो कोई नाम नहीं है। ये मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल वो बताना चाहूंगी। अब पंजाब में बहुत सारे जो है पॉलिटिकल ब्लंडर्स हुए। अब क्या पॉलिटिकल ब्लंडर्स थे पंजाबी सूबे की? या अनंतपुर रेजोल्यूशन था, या वो एक कुछ राइटर्स ने ये भी लिखा है कि मुरारजी देसाई अगर सिंध में एंटी पाकिस्तान जो आंदोलन था उससे उसको सपोर्ट करना बंद ना करते तो पंजाब में कभी भी आतंकवाद नहीं आता। मुझे इसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन किसी बुक में मैंने पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा उसका उल्लेख किया है। तो मैंने ये इसलिए थोड़ा सा उल्लेख कर दिया, लेकिन वो नहीं, उसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा। एक कुलदीप नैयर ने एक लिखी है कि उनकी 80s में उनकी दिल्ली में भिंडरावाले से मुलाकात हुई थी, और जब वो उससे बात कर रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। वो आए और वो उसके पैरों में बैठ गए। और कुलदीप नैयर ने ही लिखा है कि उन्हें ये खुशवंत सिंह ने लिखा है कि उन्हें बताया गया था कि 2 लोगों को जो है वो संजय गांधी और जैल सिंह से मिलाया गया था, और कमलनाथ ने उन्हें बताया था कि उन लोगों को महीने के पैसे भी देते हैं। उसमें वन वाज भिंडरावाला। ये कुलदीप नैयर की किताब में है और उन्होंने कहा है कि मुझे कमलनाथ ने ये बताया। तो अगर हम बुक्स में देखें तो बहुत सारे इशारे हैं, लेकिन मैंने इस बुक को लिखते हुए कोई 100-150 बुक्स पढ़ी हैं, मुझे कहीं हिंदुओं का जिक्र नहीं मिला। आप ब्लू स्टार की बात करते हैं, आप 84 के दंगों की बात करते हैं, आप हिंदुओं की बात ही नहीं करते हैं। किसी किताब में आपको पंजाब में जो हिंदू है, एक बहुत सॉलिड फोर्सेस है, उसकी वो ही नहीं हुई। मेरे ख्याल है जब इन्होंने पंजाबी सूबे की मांग उठाई 1955 में, ये लोग अंबेडकर से भी मिल रहे थे पंजाबी स्पीकिंग, तो उस वक्त लाला जगत नारायण जो थे वो विधानसभा के मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने हिंदुओं के लिए जो था वो आंदोलन खड़ा किया था। आई थिंक पंजाब की हिस्ट्री में हिंदुओं के लिए खड़ा किए जाना वो सबसे बड़ा आंदोलन था। उसके बाद उतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। फिर 1980 में जब निरंकारी बाबा को मारा गया, तो जो निरंकारियों की तरफ से लॉयर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लाला जगत नारायण को एज अ विटनेस खड़ा किया था और उसके इमीडिएटली बाद उनको मारा गया था। तो पंजाब केसरी इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिनके लाला जगत नारायण रमेश जी को मारा गया और 62 उनके एम्प्लॉइज मारे गए। ये लाला जगत नारायण ये पंजाब केसरी पेपर नहीं चलाते थे ना? ओनर थे। 62 लोग मारे गए थे उस पूरे उसमें ना आतंकवाद के दौरान। अभी हम थोड़ा सा मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ूंगी। अच्छा, पंजाब में सबसे बड़ा जो हिंदुओं का मलाल है कि उनके लिए कोई संगठन खड़ा नहीं हुआ
कोई भी उनकी सपोर्ट में नहीं आया हिंदुओं के लिए पंजाब में, इसलिए ना तो वो बोल पाए, ना आज तक नहीं बोल पाए, और फिर चुपचाप पलायन कर गए। करनाल में मुझे बताया लोगों ने कि हम हर जगह पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा के निकले थे कि हम स्टेट छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं रोका। सुरजीत सिंह बरनाला एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने थोड़ी कोशिश की थी हिंदुओं को मनाने की, और उन्होंने अपने 1-2 लोगों को भेजा भी था कि आप वापस आ जाओ। तो जब उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं तो हम आए, लेकिन वो गारंटी तो कोई दे नहीं पाया ना उनको, सो दे डिडंट कम बैक, वो वापस नहीं आए फिर। मतलब अब वो वहां चले गए, सेटल हो गए। अब भी मैं जब उन लोगों से मिली हूँ तो कहती है अगर हमारे घर, हमारी जायदाद हमें वापस दिलाई जाती है तो हम क्यों नहीं जाना चाहेंगे अपनी स्टेट में वापस, हर कोई जाना चाहता है। तो मैं थोड़ा सा बस मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 95 में तो खालिस्तानी जो टेरर मूवमेंट था मोर और लेस खत्म कर दिया गया था। केपीएस गिल जब आए और उसके बाद बेअंत सिंह का भी रोल था, उनको असैसिनेट कर दिया बाद में। पर उसके बाद भी लोग वापस क्यों नहीं आ पाए, और उनकी प्रॉपर्टीज आज मतलब किसके कंट्रोल में है जो पंजाब में वो छोड़ के गए थे? जिन्होंने ऑक्युपाई कर ली उन्हीं के कंट्रोल में है ना, उनको तो पता है कि उनकी प्रॉपर्टी किसने ऑक्युपाई की है, उन्हीं के कंट्रोल में है ना। अब अभी जो किसान आंदोलन हुआ उसमें जो फोर्सेस दिखाई थी, और अब जो सिख फॉर जस्टिस के जो वीडियोस आ रहे हैं रोज, उसने फिर डरा दिया उनको। अब सबसे बड़ा एक बात है कि हम लोग एक डिमांड करते हैं कि जाकिर नाइक को बैन करो, हम उसके एक्स्ट्राडिशन की भी बात करते हैं, हम उसके जो जो सोशल मीडिया पे उसके बैन करने की बात करते हैं। आप यूट्यूब खोल के देखिए, भिंडरा वाले के जो लेक्चर्स हैं, भिंडरा वाला जो बोल रहा है, भिंडरा वाले के जो लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर मैंने सुना था उसमें वो कहता है कि हिंदी शब्द अरबी से आया, उसका मतलब है चोर और चोरों को मारना। भरा पड़ा है, और कितनी मूवीज बनी है भिंडरा वाले पे, हमने तो कभी नहीं कहा कि उसको बैन करो। आज भी पंजाब में भिंडरा वाले का लिटरेचर बिकता है। अभी 1 जनवरी को मैं पंजाब में ट्रेवल कर रही थी, तो उस दिन वो शहीदी दिवस था, लड़कों के मोटरसाइकिल पे भिंडरा वाले की झंडे हैं, भिंडरा वाले की टी शर्ट पहनी है, लेकिन हमने तो कभी नहीं डिमांड ही नहीं की हमने की, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम डिमांड करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। आज भी पंजाब तो भरा पड़ा उसके लिटरेचर से, आप यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स में चले जाइए, उसकी तस्वीरें मिलेंगी आपको। मुझे नहीं पता यंग जनरेशन को उसकी अगर आइडियोलॉजी की तो समझ आती है कि नहीं, लेकिन इसके फॉलोअर्स हैं। अभी जब 6 जून को जो ब्लू स्टार का दिन होता है, वो घल्लूघारा वीक मनाते हैं ये लोग। अब जब इस बार पिछले साल 6 जून को जो घल्लूघारा मनाया गया, तो सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह मान जो हमारे फेमस क्रिकेटर हैं, उन्होंने उसके टी शर्ट पे लिखा प्रणाम शहीदानु। जब कंट्रोवर्सी हुई तो वापस लिया, और फिर उसकी फोटो आप नवजोत सिंह सिद्धू के साथ देखते हैं, मेरा यार आ गया और अटकलें की शायद ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, सिद्धू मूसेवाला आप देख सकते हैं उसने कैसे महिमा मंडल किया है। जैजी बी ने पिछले साल एक एल्बम निकाली थी, और उसमें एक पूरा गाने में सिर्फ भिंडरा वाले का महिमा मंडल था पूरे गाने में। अब एक सवाल ये है कि जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं, ये सारे के सारे कनाडा और अमेरिका जाके क्यों सेटल होते हैं? अब पंजाबी इंडस्ट्री में कितना पैसा आ रहा है, इतना तो कोई भी अनुमान लगा सकता है, लेकिन हाउ कम दे आर ऑल सेटलिंग अप देयर? ये तो एक जांच का विषय हो सकता है ना कि कौन सपोर्ट कर रहा है इनको इस तरह का गाने और इस तरह की फिल्में बनाने के लिए, हु सपोर्टिंग देम? लेकिन हमने तो कभी इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। जब राजीव गांधी जब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे एंड इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने वार्ता के लिए भिंडरा वाले को दिल्ली बुलाया, आदर सम्मान किया और उसको संत की उपाधि दी, और आज तक उसको संत कहा जाता है। 2012 में गोल्डन टेम्पल में भिंडरा वाले का स्टैच्यू लगाने की पूरी तैयारी थी, काम भी शुरू हो गया, तो हिंदू संगठनों ने शोर मचाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मानी नहीं। उस वक्त होम मिनिस्टर ने कहा कि तो उनका अपना मामला, इंटरफियर करेंगे। हो सकता है वो ब्लू स्टार का जो आरोप कांग्रेस पे लगा था, वो उसको लगा होगा कि अगर हम दोबारा से ये सब करेंगे तो फिर हमारे ऊपर फिर सिख विरोधी होने का वो लगेगा। फिर लक्ष्मीकांता चावला ने जब शोर मचाया, तो सुखबीर बादल का स्टेटमेंट आया था कि नहीं नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो तो एक और गुरुद्वारा बन रहा है, उसका स्टैच्यू नहीं बन रहा है। लेकिन उसकी
तस्वीरें तो लगी थी ना गोल्डन टेम्पल के म्यूजियम में। फिर वो जब बीजेपी ने और हिंदू संगठनों ने शोर मचाया तो वो तब हटाई गई, लेकिन एक बारी तो लगा दी थी ना उनकी तस्वीरें। अब जिसने इतने हिंदुओं का कत्ल किया हो वो संत कैसे हो सकता है? हमारे वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई, वीपी सिंह भी जो थे वो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उनसे समझौते करते रहे। फिर चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई, चंद्रशेखर ने पंजाब में उसके लिए 91 में पंजाब में इलेक्शन अनाउंस किए थे कि 91 में पूरे देश के साथ पंजाब में इलेक्शन होंगे, और उस वक्त का रिकॉर्ड कहता है कि 2134 कैंडिडेट्स वर बैक्ड बाय द टेररिस्ट। हालांकि जो दमदमी टकसाल वाले ऑर्गेनाइजेशन थी उसने बाइकआउट करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी ज्वाइन किया। 2011 कैंडिडेट्स हिस्ट्री शीटर थे, हिस्ट्री शीटर, और जो 37 नॉन सिख थे वो सारे मार दिए गए थे। और चंद्रशेखर और जो कैंडिडेट्स थे उस इलेक्शन में, जो नॉन सिख कैंडिडेट्स थे, आप कह रहे हो कि उनको कैंपेनिंग के दौरान ही उनको असैसिनेट, हाँ, मार दिए, मोर देन थे ज्यादा, ऑलमोस्ट 37 मार दिए गए थे उसमें हिस्ट्री शीटर। और फिर ये जो सारे के सारे जो हिस्ट्री शीटर या जो आतंकवादी संगठनों के सपोर्टर, इन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली थी, इनके पास अपनी सिक्योरिटी थी, इन्होंने तो पुलिस सिक्योरिटी लेने से बंद कर दिया था, मना कर दिया था ड्यूरिंग इलेक्शन। तभी गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दिया कि पंजाब में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद चंद्रशेखर ने इनसे वार्ताएं शुरू की, शांति वार्ता है। पंजाब इतना सब कुछ होने के बावजूद 74 लोग एक ट्रेन रोक के मारे गए। इन्होंने पैरा फोर्सेस पंजाब से हटा दी, आर्मी हटा दी, पैरा फोर्सेस हटा दी, और केपीएस गिल को वहां से ट्रांसफर कर दिया। चंद्रशेखर सरकार ने किया ये सब? हाँ, चंद्रशेखर सरकार ने किया। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी। फिर नरसिम्हा राव ने आकर के वो इलेक्शन रद्द किए थे, वो इलेक्शन नहीं होने दिए थे पंजाब में, लेकिन चंद्रशेखर जिद पे थे कि हमें इलेक्शन, इतनी उसके बाद भी फिर वहां पे वो लगाया गया था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने। और प्रेसिडेंट रूल आप 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा सकते, आर्टिकल 356, लेकिन वो पंजाब में 3 साल से ज्यादा पीरियड को बढ़ाने के लिए बार बार उसमें शायद 12-13 बार अमेंडमेंट की गई है। लेकिन उस पूरे पीरियड में जो आपको अनुच्छेद 21 जो जीने का अधिकार देता है हिंदुओं का, तो वो भी छीन लिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन पंजाब। निकलते ही मार रहे थे, कॉलेजेस के बच्चे मारे जा रहे थे, बसों में बच्चे मारे गए, भगाए गए। मतलब ऑपरेशन ब्लैक थंडर जिन पुलिस ऑफिसर्स ने किया था, उनको मैंने 1-2 लोगों से मिली थी, एक का मैंने इंटरव्यू भी अपनी बुक में कैरी किया है। वो चीजें मैंने लिखी नहीं, लेकिन बाद में कभी जरूर उन चीजों को लिखूंगी कि ब्लैक थंडर में जो, क्योंकि ब्लैक थंडर में वो कुछ ऑपरेशन ये नहीं हुआ था, वो सीज कर दिया था और फिर वो सब बाहर आ गए थे, तो कितने लेडीज वहां से बाहर निकली। मतलब वो बहुत बहुत कुछ है कि हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मैं एक फैमिली से मिलके आई थी, इन्होंने फिरोजपुर के पास, तो उन्होंने बताया कि गुड फैमिली, अच्छी फैमिली, उन्होंने अपनी एक लड़की की 13 साल की उम्र में शादी कर दी, एक की 14 साल की उम्र में शादी कर दी थी, बिकॉज दे जस्ट वांटेड कि दे शुड गो आउट ऑफ पंजाब। एक करनाल में मैरिड है, एक शायद अंबाला के पास कहीं मैरिड है। 14-14, 15-15 साल की लड़कियों की मजदूरों तक से हिंदुओं ने शादियां की कि इनको पंजाब से बाहर भेज दो। ये रिकॉर्ड में नहीं है कहीं पे, लेकिन लोग बताते हैं। मतलब मैंने तो सिर्फ एक अटेम्प्ट किया है कि थोड़ा सा कहीं रिकॉर्ड में आए तो शायद और लोग भी उठे और इस पे कुछ और रिसर्च वर्क हो तो वो सच सामने आए कि हुआ क्या हिंदुओं के साथ पंजाब में, जिसकी आज तक आवाज नहीं उठी है कभी भी। तो इसके एक, जब 1920 में जब ये गठन हुआ था, मकॉस ने किया था अकाली दल का, तो उसमें उस समय कहा गया था कि अगर आपका धर्म सुरक्षित है तो आपका देश सुरक्षित है। तो वो उनकी तो कुछ और था मतलब, लेकिन आज तक भी सिखों के जो यूथ है, जो भटका हुआ यूथ है, उसका दिमाग के खिलाफ करने के लिए यही चीज बताई जाती है कि हमारे तो संस्थापकों ने ये कहा है, उनका तो कहने का कुछ और मतलब है। उनको आज तक भी ये कहा जाता है कि पहले धर्म सुरक्षित करो फिर हम देश भी सुरक्षित हो जाएगा। तो वो दैट हैज बीन वो मिस इंटरप्रेटेड, और वही चीज वो लेके चलते हैं पंजाब में। आप बात कीजिए किसी भी उनसे, हमारे तो कहा गया है धर्म सुरक्षित तो देश सुरक्षित, ये कहा गया है उसमें। तो आज स्थिति ये है कि कांग्रेस
ये तो सारा आज उससे आप नहीं जो बच बता रहे सकते। हैं कि ये भावना कहाँ से आती है कि आपका धर्म सुरक्षित नहीं है? क्योंकि अभी हमने पंजाब में ये भी देखा है कि बेअदबी को लेके भी आजकल बहुत चर्चा में आता है पंजाब। और अभी हाल ही में गुरुद्वारों में ऐसी इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि लोगों को लिंच कर दिया। हाँ, मतलब सर पटियाला अ, में भी हुआ, मंदिर में हुआ पटियाला में। हाँ जी, पटियाला में तो वहां पे मंदिर तो में सिर्फ हुआ है। पकड़ के लोगों ने पुलिस के हवाले कर हाँ, दिया। परंतु उनके पास भी गोल्डन टेम्पल सर्टिफिकेट में जो था ना। हुआ, हैरानी की हम बात यह है कि पुलिस ने जो मरे हैं लोग उनके ऊपर 295 के अंदर केस लगाया है। पर अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी अरेस्ट हुआ है जिन्होंने लिंचिंग करी है, मॉब लिंचिंग। वो उन पे होंगे क्या भी नहीं, कार्रवाई हुई है? क्योंकि अभी इलेक्शन है ना, तो कौन चाहेगा उनको किसी तो को ये भी भी अरेस्ट बताइए कि करना, कोई जब भी ये नहीं चाहेगा। बेअदबी की बात होती है तो भिंडरवाले ने तो गोल्डन टेम्पल को ही अपना अड्डा बना रखा था। और वहां पे तो सुनने में आता है कि हर तरह के गैर कानूनी काम हो रहे थे। तो थोड़ा उस पे भी आप। मैंने जो कुछ बुक्स पढ़ी हैं उसमें ये था कि हर तरह का बाहर से आ रहे थे, ड्रग्स थे वहाँ पे, हथियार थे, और धार्मिक स्थलों पे जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा था, जो वहाँ लोग बताते हैं। हथियार तो थे, वो तो आर्मी ने निकाले वहां से। तो किसी भी धार्मिक स्थल पे हथियार रखना, इस तरह के खतरनाक हथियार रखना, क्या बेअदबी नहीं है? पूरी तरह से बेअदबी है। फिर आप अब जो उसकी गोल्डन टेम्पल की जो सीट है वो मुगल सीट से 3 फुट ऊंची है, उस पे भिंडरा वाला कब्जा करता है और कोई बोलता नहीं। उसमें तो जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त सबको अपनी जान का डर था, कोई नहीं बोलता था। बेअदबी मेरी मान लो, आप गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आप बंदे को मार रहे हो, वो बेअदबी है। आप उसे पकड़ सकते थे, आप उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे। पटियाला में काली मंदिर में यही हुआ ना। और एक दूसरा जो इमीडिएटली उसके बाद इंसिडेंट हुआ, वो तो बेचारा कहते हैं रोटी चोरी करने आया था, रोटी जो के लिए कपूरथला आया में था, हुआ था। और हाँ सेकंड जी। फ्लोर तक वो पहुंचा ही नहीं है। वो तो हम्म। सेकंड फ्लोर तक वो पहुंचा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सारी इंसिडेंट्स के पीछे मंशा तो राजनीतिक है। आप ये मान के चलिए कि ये सारी मंशा जो है वो राजनीतिक है। जब भी इलेक्शन आते हैं या सिख पॉलिटिक्स में ये लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, तो आपको पंजाब में पिछली बारी भी बरगाड़ी वाला शोर शराब भी हुआ, तो वो आपको मतलब इस तरह के, मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी पॉलिटिकल समझ है, कि इन सबके पीछे मंशा पॉलिटिकल है, क्लियर कट पॉलिटिकल मंशा है। नहीं तो अगर वो इतना ही वो था तो वो उसको पकड़ते, उसको पूछते कि वो सेंट यू, तुम्हारी मंशा क्या है। इन्होंने बॉर्डर पे भी लिंच किया था, जबकि गुरु ग्रंथ साहब की आप 1 साल से सड़क पे गुरु ग्रंथ साहब रख के बैठे, वो बेअदबी नहीं थी? ये तो बेअदबी थी ना। फिर वहां भी आपने लिंच किया था वन, तो वो आप गुरु कौन ग्रंथ लेके बैठे थे रूम पे ये 1 साल सामने, तक? ये निहंग सिख नहीं बैठे थे हाँ वो हाँ। बॉर्डर पे? निहंग सिखों हाँ ने हाँ, 1 साल लखबीर सिंह को जो तक मारा था गुरु इन्होंने। ग्रंथ हाँ साहब हाँ। रखा। एब्सोल्युटली। तो वो आपने वहां लिंच किया था ना, उसमें भी बहुत ब्रूटल था कुछ वो भी भी। नहीं हुआ, वो भी बहुत ब्रूटल था, तो उसमें क्या हुआ? अब ड्यूरिंग किसान आंदोलन, मैं नहीं कह रही हूँ गलत था, उनकी अपनी डिमांड थी, जायज थी, नहीं जायज थी, मैं इस पे नहीं जाना चाहती। ड्यूरिंग किसान आंदोलन जिस तरह के झंडे दिखे, जो गोल्डन टेम्पल, सॉरी, लाल किले पे हुआ, उसके बाद सिख फॉर जस्टिस की किस तरह से वीडियोस आने शुरू हुए हैं, तो उसके बाद पंजाब में देखिए जाके लोग फिर डर गए। क्योंकि आज भी हिंदू ये मानता है कि उनके लिए कोई खड़ा नहीं होगा पंजाब में, ये आज भी हिंदू मानता है कि उनके लिए यार ये भी है पंजाब, क्योंकि तो ड्यूरिंग में देश में ये बातें ही नहीं होती। और लोग तो ये भी जान के हैरान होंगे कि पिछले 5-6 साल में फिर, जैसे आपने पहले बताया कि जो टारगेटेड इंडिविजुअल किलिंग्स हैं, मुझे लगता है कम से कम 1-2 दर्जन हिंदू लीडर्स मारे गए हैं। अभी एक ब्रिगेडियर जैसे गोसाई को गगनेजा हैं, उन्होंने मारा है, अजीत सिंह है, गोसाई तनुजा जी है, थे। गोसाई है। हाँ। हाँ, मारे गए हैं अभी रिसेंटली। तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि पंजाब में फिर वो आतंकवाद आएगा, लेकिन कोशिशें तो बढ़कर जारी है ना, चाहे वो किसी भी तरह से जारी है। पूरा अभी हमने क्या किया, एसएफजे कब से फंडिंग कर रहा है, आज से नहीं फंडिंग हो रही है इनको, बाहर से बहुत पहले से हो रही है। अब जब जब जैसे आतंकवाद शुरू हुआ, बाहर से फंडिंग शुरू हो गई थी। हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, एसएफजे ने जो है वो 2020 में जो है वो पंजाब में उसकी बात करता है कि हम यहाँ पे पंजाब में वो होगी, रेफरेंडम करेंगे। सेंसस करेंगे। हाँ, और उसने उसके उनको जत्थेदार को चिट्ठी भी लिखी थी
4 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू करो 2020 में, है ना। हम तब उसको बैन करते हैं, हमने उससे पहले क्यों नहीं उसको बैन किया? और उसके बावजूद वो करा गया ना, इंग्लैंड में करा गया, कनाडा में और कई जगहों पे वो करा गया। वहां की गवर्नमेंट्स को हमने अप्रोच नहीं किया कि इसको बंद करो, ना हम कभी उसकी एक्स्ट्राडिशन की बात करेंगे। अब कांग्रेस जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट पे आरोप लगाती है कि आपने विजय माल्या को भगाया, आपने नीरव मोदी को भगाया, आपने इसको भगाया, उसको भगाया। वो तो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है ना। जो भिंडरावाले की डेथ के बाद जो संगठन बने थे उसके सपोर्टर्स के, उसके बाद तो पंजाब में बहुत ज्यादा हिंदुओं की किलिंग शुरू हो गई थी। हम तो जो सिटीज में रिपोर्टिंग हुई उसके बारे में बात करते हैं, जो विलेजेस में मारे गए उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी को नहीं पता है वो नंबर कितना है। तो उसमें जो वधावा, नीता, पंजवड़, ये इस तरह के लोग थे, इनको इंडिया से निकलने का सेफ पैसेज किसने दिया? हु गेव देम द पैसेज कि भाग जाओ? कोई पाकिस्तान भागा है, कोई लंदन भागा है, कोई कहाँ बैठा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है ये लोग कहाँ बैठे हैं। इनको पैसेज किसने दिया भागने का? पैसेज ही दिया गया था ना इनको यहाँ से भागने का, अपने आप तो नहीं, अपने दम पे तो नहीं भागते। जैसे ही पंजाब में पीस हुई ये लोग भाग गए, कैसे भागे? किसने पैसेज दिया इनको इंडिया से भागने का? और वहां जाके वो सब लीडर बने हुए हैं, सबके सब। अब जगजीत सिंह चौहान यहाँ से वो जब 69 में इलेक्शन हारता है तो वो खालिस्तान का झंडा तो 69 70 में बर्मिंघम में उसने परमार जो यहाँ से भाग के गया था उसने लगा दिया था, हम तो नहीं जागे। फिर जगजीत सिंह यहाँ से इलेक्शन हार के जाता है 72 में, वहां जाके वो खालिस्तान की घोषणा करता है, खालिस्तान के वो नोट्स निकालता है, पासपोर्ट निकालता है, कुछ निकालता है, करेंसी निकालता है वो खालिस्तान की। वो किस, उसके बाद वो कैसे वापस आया यहाँ की, उसकी डेथ होगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन वहां उसको अपनी अकेला तो नहीं कर सकता था, वहां की गवर्नमेंट की। ये वही परमार है ना जो आप बता रहे हो, जिसने कनाडा में आई थिंक एयर इंडिया बॉम्बिंग, एब्सोल्युटली एयर इंडिया बॉम्बिंग वाला ना, बॉम्बिंग वाला। अब जगजीत सिंह चौहान यहाँ से इलेक्शन आके गया था, उसने करेंसी भी निकाल लिया, उसने पासपोर्ट भी निकाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1964 से पाकिस्तान रेडियो तो 1964 से खालिस्तान की घोषणा कर रहा था, 65 की वॉर तक वो जारी रहा। फिर जब इन्होंने बर्मिंघम में खालिस्तान का झंडा फहराया तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो कह दिया था कि हम ननकाना साहब को राजधानी बनाएंगे खालिस्तान की, लेकिन वो तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। और वो सारा प्लॉट वो हिंदुओं के खिलाफ था। जैसे कश्मीर में एथनिक क्लींजिंग कर रहे थे, क्योंकि इनकी बर्मिंघम में कॉन्फ्रेंस हुई थी 89 में, उसमें मुद्दा ही पंजाब की एथनिक क्लींजिंग का था, वो ऑन रिकॉर्ड है। वो एथनिक क्लींजिंग मुद्दा था वहां पे, और उसके बाद वो शुरू हुआ पंजाब में। पंजाब की एक और ट्रेजेडी देखिए, पंजाब की जब आतंकवाद के बाद 9 आयोग बने, 9 आयोग, एंड देन ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनमें से किसी ने भी हिंदुओं की बात नहीं की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 43 पेज की एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पंजाब में ड्यूरिंग टेररिज्म। ह्यूमन राइट्स किसका है? जो जेलों में आतंकवादी बनते, या जो एनकाउंटर में मारे गए, या जो गायब हुए। ठीक है, गायब हुए वो गलत बात है, कहाँ गए पता होना चाहिए, लेकिन जो हिंदू मारे गए उसकी ह्यूमन राइट्स आई नहीं उनके लिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केसेस ने रजिस्टर किए कि हमारे प्रीव्यू में नहीं आता। इन्होंने पहला केस 2021 में रजिस्टर किया है, 30 साल बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। मिस्टर विजय सिंह भारद्वाज है विश्व हिंदू परिषद से, उनका केस, पहला केस उनका रजिस्टर हुआ है। तो ये आप किसकी बात कर रही हैं? एनएचआरसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? यस, ह्यूमन राइट्स कमीशन की, एब्सोल्युटली, मैं उसकी बात कर रही हूँ। पहला केस 30 साल बाद रजिस्टर हुआ है उसमें, अभी तक वो रजिस्टर ही हुआ है, आगे कुछ हुआ नहीं है आफ्टर 30 ईयर्स। मुझसे एक इंटरव्यू में कहा गया कि इतने साल बाद आप ये क्यों उठा रहे हो, आप तो जख्म को रेद रहे हो। मैंने कहा अगर हम आज तक 84 के दंगों की बात कर सकते, अगर हम कश्मीर में जो हिंदुओं का पलायन हुआ उसकी बात कर सकते हैं, हम 47 की दंगों की बात कर सकते हैं, तो हम इसकी बात क्यों नहीं कर सकते? और जख्म तो मैं तब कर दूं अगर जख्म भरे हों, वो जख्म तो भरे ही नहीं ना, वो तो रिस रहे हैं, जिनके यंग बच्चे मारे गए, जिनकी बच्चियां गायब हुई। एक बात ये भी है कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1990 में हुआ था
उन केसेस को भी दोबारा खोलने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। मुझे लगता है 2017 में एक पिटीशन डाली गई थी और उनको भगा दिया गया था कोर्ट से ये बोल के कि आप लोग यहाँ पॉलिटिक्स खेलने आए हो। तो ये तो हमारे जो सेकुलर स्टेट है उसका व्यवहार ये रहा ही है, जहाँ भी हिंदुओं हिंदुओं के के साथ साथ कुछ रहा गलत है। हुआ है। ये ट्रेजेडी है हिंदुओं की। एक तो मैं जब अमृतसर गई तो मैं कुछ लोगों से मिली, उसमें एक दुर्गाना मंदिर के सेक्रेटरी से मैंने बात की, कहते हम तो लड़ते हैं पर क्या करें, हिंदू तो हिंदू नहीं है ना, कोई कांग्रेस का हिंदू है, कोई बीजेपी का हिंदू है, कोई अकालियों का हिंदू है, तो हिंदू तो यूनाइटेड नहीं है ना। जो माइनॉरिटीज है वो यूनाइटेड है, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं है। हम लोग जो बट गए ना, तो उसमें हम अपने लिए ही नहीं लड़ पाए, और जब तक हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो उससे हमारे लिए और कोई आवाज नहीं उठाएगा। फिर एक जगह मुझे पूछा गया कि जैसे एसजेपीसी ने अपने स्कूल्स कॉलेजेस खोले हैं और इन्होंने मदरसा खोलते हैं, ये खोलते हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसे, हिंदुओं ने क्यों नहीं किया। तो मुझे जितना मुझे पता है, एक तो पटियाला में ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें ये अपने जूना अखाड़ा वाले भी जुड़े हैं। उन्होंने बहुत सारी लेडीज को, विडोज को, बच्चों को जो था उनके लिए एक आश्रम बनाया था, उसमें उन्होंने काफी सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग नहीं होती है। हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग नहीं है। दुर्गाना मंदिर ने बहुत सी विडोज को जगह दी थी, उनके लिए जगह बनाई, बहुत से जो अनाथ हिंदुओं के बच्चे थे उनको सपोर्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फंडिंग नहीं है। पंजाब में गोल्डन टेम्पल की रेस्टोरेंट उसके लिए बहुत सारी फंडिंग होती है, लेकिन दुर्गाना मंदिर को फंड तो सरकार भी रोक लेती है। ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। और रंजू जी ये वो भी बात हमें बेचारे समझनी लड़ते हैं। होगी ना समाज को हम्म, कि हम्म, जो स्टेट है वो सिर्फ हिंदू मंदिरों को कंट्रोल करता है ना। जो एचआरसी एक्ट है अलग अलग स्टेट्स में, उसके हम्म, अंतर्गत हमारे बहुत सारे बड़े मंदिर, जो भी वहां पे वो डोनेशन आता है, जो भी उनके लैंड एसेट्स हैं, वो सब स्टेट के कंट्रोल में है। वो इसीलिए स्टेट हमें की दिखता है कंट्रोल कि में है ना। हाँ, इसीलिए वो पैसा हिंदू समाज के मतलब सेवा काम में और उस सब में नहीं आ पाता। तो ये भी हमें समझने अभी की पर जरूरत है कि मदरसे और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन तो आउट ऑफ टच हैं ही गवर्नमेंट के। एसजीपीसी जैसी बॉडी भी नहीं है जो ऑटोनोमस हो या जिसका कंट्रोल समाज के पास हो। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है और ये भी एक इस लड़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि धर्म का बहुत प्रचार बड़ा प्रसार इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे टेम्पल्स ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमारे हाँ, दूसरी कंट्रोल बात में भी नहीं। सही है कि जो हमारे एलीट वर्ग है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें से भी हार्डली एक दो होंगे जो समझते हैं नहीं इसका कोई करते हैं, महत्व है कि भाई हिंदू समाज के लिए कुछ करना है। उनको भी वो नहीं सेकुलरिज्म का समझते। टैग चाहिए और वो भी अगर आप देखोगे उनका ज्यादातर फिलैंथ्रोपी होगा कि वेस्टर्न एकेडमिया में, हार्वर्ड में अपनी सीट आपने अपने नाम पे बना दी, या आपने कोई लेफ्ट लिबरल कॉज के लिए कोई आपने इंस्टीट्यूशन बना दिया। तो दिस इज ऑल अ रिजल्ट कि हम लोग धर्म की प्रैक्टिस से हम दूर हो गए हैं। तो पूरे आउटकम हो है गए। उसका ये सब दुष्परिणाम। पंजाब में ड्यूरिंग टेररिज्म जो रिकॉर्ड है, अराउंड 300 मंदिर तोड़े गए, 300। अब गोल्डन टेम्पल ने थोड़ा बहुत उठाया है, उनकी रिस्टोरेशन निकलेगी ना, फंड्स की कमी है ना। अब सिखों को तो सिखों की ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से बहुत फंडिंग होती है। अब हमारे भी अमेरिका में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और जगह भी हैं हिंदुओं की, लेकिन उस लेवल की फंडिंग हम लोगों को नहीं होती है। इसलिए जो हमारे इस तरह के इंसिडेंट्स में बच्चे अनाथ होते हैं, जो या लेडीज विडो होती हैं, या विकलांग होते हैं, हम उनको नहीं सपोर्ट कर पाते, उस लेवल पे हम सपोर्ट नहीं कर पाते। एसजेपीसी के कॉलेजेस देखिए, सब फ्री हैं। पंजाब में एक नया ट्रेंड है, मैं अभी जब पंजाब में मैंने रिसेंट ट्रैवल किया, तो खासकर वो गुरदासपुर वगैरह के, जलंधर के विलेजेस, आई वाज पोस्टेड इन जलंधर ऑल्सो, तो मैं ये चीज देख के हैरान होती थी कि क्रिश्चियनिटी में शो ऑफ नहीं है, लेकिन क्रिसमस और ईस्टर के आसपास जो पंजाब में जुलूस निकलते हैं ना, उनका उनकी वो देखा, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबे जुलूस। एसजेपीसी सिर्फ अपना और हिंदुओं का विरोधी एजेंडा लेके बैठे रहे, कन्वर्जन हो गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया उनको। अब उन्होंने उसको घर वापसी की प्लान तो शुरू की है, लेकिन अब जो लोग इतनी उम्र हो गई जिनकी वो हालेलू हालेलू करते हुए, वो कैसे वापस आएंगे। आप हैरान होंगे, आप गुरदासपुर के इंटीरियर में चले जाइए, हर दूसरे घर के छत पे वो छोटी सी चर्च और क्राइस्ट का वो लगा है वहां पे, हर इनफैक्ट। और मजे की बात यह है कि सेंसस में ये लोग अपने आप को नहीं बताते हैं कि वी हैव कन्वर्टेड।
क्योंकि माइनॉरिटी को जो दलितों को मिलने वाले वो नहीं मिलती है फिर बेनिफिट। पंजाब में एक और बड़ी अजीब बात हो रही है कि मुस्लिम कन्वर्जन बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जिन सिखों ने जमीनें पार्टीशन के बाद ली थी, अब वो सारी उन्होंने फर्दे निकाल दी, वो अपनी जमीनें वापस मांग रहे हैं, तो अपने वो सब बचाने के लिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं। रिसेंटली एक गुरुद्वारे में नमाज भी पढ़ी गई थी, वो सब कहें कि जी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं, इट्स पार्ट ऑफ अ बिग गेम। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और ये सारे इश्यूज बहुत सेंसिटिव। सो व्हाट एग्जैक्टली पंजाब नीड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। पंजाब को बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है इस वक्त, मतलब जिसकी विल भी हो और सोच भी हो कि पंजाब को सेफ कैसे करना है। पंजाब की दूसरी बात देखिए, आफ्टर टेररिज्म और आफ्टर दिस किसान आंदोलन, पंजाब में इन्वेस्टमेंट एक पैसे की नहीं है। इनफैक्ट जो पंजाब में जो बिजनेसमैन थे भी वो भी छोड़ रहे हैं, माहौल डर का है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दे दोगे? एक पैसे, अभी ड्राई पोर्ट जो अडानी ने बनाया था वो बंद हो गया, जो अमरिंदर सिंह ने करवाया था। आप एक कंपनी के चुन चुन के आप टावर्स तोड़ रहे हो, आपके अपने बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, उनको तो आप विदेश भेज रहे हो, वो आपके तो आपको कर रहे हो, तो कौन कंपनी आएगी पंजाब में? तो पंजाब नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टेबल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो। और जब तक आप आपने सही कहा कि जो लोग इस पूरे खालिस्तान मूवमेंट और सिख सेपरेटिज्म की जो आग फैला रहे हैं, वो लोग तो आराम से अपने वेस्टर्न कंट्रीज में बेस्ड हैं। और ये भी एक विषय है कि भाई वेस्ट के जो नेशंस हमें भारत का एलाई बोलते हैं, लगभग सभी ने ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पन्नू हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कोई हो, तो सबके सब वहां पे हैं। और एसएफजे को तो सरकार ने बैन किया है, इसके ऊपर एक लुकआउट नोटिस भी जारी है पन्नू के ऊपर, फिर भी ओपनली ऑपरेट करता है यूएस में। बोलता है, तो ये अमेरिका से भी एक सवाल उठता है ना, अमेरिका अगर बोलता है कि भाई वो लिबरल फ्री वर्ल्ड का लीडर है और इंडिया का एलाई है, या यूके हुआ, आप क्यों अलाउ करते हो वहां पे रेफरेंडम होने को? तो हमारी सरकार उठा रही है ये विषय, बट मैं मानता हूँ आपकी बिल्कुल सही बात है कि और इसको एग्रेसिवली उठाने की आवश्यकता है। और कुछ गलतियां हमने भी करी हैं, जैसे नो फ्लाई लिस्ट में से हटा दिए थे कुछ जो प्रो खालिस्तानी कुछ लोग थे, एक नो फ्लाई लिस्ट थी, उसमें से ब्लैक लिस्ट में से भी सरकार ने हटा दिया था लोगों को। तो वो भी अपीजमेंट का पार्ट है, वो भी गलत है। और फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी हमने देखा कि हमने किस तरह से 26 जनवरी के बाद भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। और आप एग्जांपल देखिए कनाडा का, कि 9 दिन के अंदर ट्रकर्स प्रोटेस्ट को लेके इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है एक लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ वो सपोर्ट करता है, यहाँ वो सपोर्ट करता है। और जगमीत सिंह जो प्रो खालिस्तानी एमपी है कनाडा, तो वो भी बोलता है कि ये लॉलेसनेस नहीं अलाउ करेंगे हम, और सरकार ने सही किया। पर भारत में वही आदमी बोलता है कि प्रोटेस्ट करिए आप, दिल्ली के बॉर्डर्स को 1 साल तक आपने रोक के रखा, कत्लेआम हुआ, वहां पे मार पिटाई हुई, रेप तक हुआ उन प्रोटेस्ट में। सोचिए, कुछ साल पहले कांग्रेस ने अपनी एक सेंटिनरी मनाई थी, 125 ईयर, उसके लिए एक बुकलेट काइंड ऑफ बुक निकाली गई थी, और उसमें जो एडिटर्स का ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे प्रणब मुखर्जी। और अगर मैंने उसको पढ़ा, मैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। उसमें कहा था, मतलब जब पंजाब में जो टेररिज्म जो आया है, उस बुक में कांग्रेस की अपनी सेंटिनरी के ड्यूरिंग निकाली गई बुक में लिखा है कि पंजाब में टेररिज्म की जो प्रॉब्लम थी वो ज्ञानी जैल सिंह की वजह से आई, और उसको इनाम में आपने राष्ट्रपति बनाया। उस बुक में पूरा इंसिडेंट है कि हाउ इंदिरा गांधी एंड जैल सिंह ने भिंडरावाले को खड़ा किया। वो जो इनकी सेंटिनरी की जो 35th एडिशन है शायद उसका, उसमें पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है कि जो पंजाब में टेररिज्म आया, हाउ कांग्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर। उसमें पूरा एक चैप्टर है, मैंने अपनी बुक में भी उसका इसमें लिखा है कि ये इसका नाम है, दिस बुक इज इंदिरा गांधी एंड ओवरव्यू। इसमें लिखा है कि जैल सिंह जो एक दशक में पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और इंदिरा गांधी के 1980 के कैबिनेट में गृह मंत्री और बाद में देश के राष्ट्रपति थे, ने सिखों की धार्मिक भावनाओं को
ठेस पहुंचाकर अकालियों को कमजोर करने की कोशिश की थी। ये उस बुक में लिखा है, कांग्रेस की अपनी किताब है और इसमें एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर अगर आप कभी निकाल के पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि कांग्रेस ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमने पंजाब में जो कुछ भी हुआ, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और इनके जो एडिटर्स थे उसको लीड कर रहे थे प्रणब मुखर्जी। उसके बाद इनके डिफरेंसेस हुए शायद प्रणब मुखर्जी के साथ जो भी हुआ, लेकिन कांग्रेस इन आरोपों से आज तक नहीं बच पाई। और शायद अभी हाल ही में मनीष तिवारी ने भी अपनी बुक में शायद इसका जिक्र किया है। तो कांग्रेस इन आरोपों से बच नहीं सकती है कि पंजाब में जो भी हुआ वो ये था। अच्छा, अकालियों के भी दो धड़े थे, एक आतंकवाद के खिलाफ था, एक आतंकवाद के सपोर्ट में था। लेकिन जो खिलाफ भी था वो चुप रहने का कारण क्या था कि पंजाब में जो सिख पॉलिटिक्स है, अकालियों को ये डर था कि अगर हम इनकी, क्योंकि भिंडरावाला गोल्डन टेम्पल में एंटर कर गया है, तो उनको डर था कि अगर हम बोलेंगे तो एसजेपीसी के थ्रू जो सिख पॉलिटिक्स पे, पंथक पॉलिटिक्स पे हमारी जो पकड़ है वो कमजोर हो जाए। कि वो बोले ही नहीं, वो हिंदुओं के लिए खड़े ही नहीं हुए, क्योंकि सिख पॉलिटिक्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो उनको ये डर था कि अगर हम बोलेंगे तो जो एसजेपीसी के थ्रू जो गुरुद्वारों पे हमारा कब्जा है वो खत्म हो जाएगा। आज भी वही गेम है, पूरी वो अकालीदल की वही गेम है। दे विल नॉट। तो आप सही बोल रही हैं। एसजीपीसी के अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनके जो सीए के ऊपर की जो उनकी राय थी उसके अगेंस्ट थे। हाँ। और मैंने एक इंसिडेंट अभी हुआ था, कुछ पिछले साल ही हुआ था कि एसजीपीसी स्कॉलरशिप देता था और एक गरीब परिवार में, आई थिंक एक मजहबी सिख, जो दलित सिख है, उस समुदाय से कोई था, और उसने घर में भगवान शिव की फोटो लगा रखी थी। एसजीपीसी के लोग आए, उन्होंने वो फोटो देखी और उस वजह से उसके बच्चे की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी। तो इस तरह का जो कट्टरपंथी एक नेचर है, वो अनफॉर्चुनेटली एसजीपीसी जैसी संगठन में भी हमें दिखने लगा है। अभी जब कालीज और बीजेपी का समझौता टूटा है, कृषि कानूनों पे टूटा है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट पहले से थी, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले ही जो जत्थेदार है अपने अकाल तख्त के, उनका स्टेटमेंट आ गया था कि आरएसएस जो है वो देश को बांटने का काम कर रही है। और वो दुशहरा फंक्शन पे उन्होंने मना कर दिया था अपने सिखों को जाने से ना। तो जब उनसे वहां पे सवाल पूछा पत्रकारों ने कि आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो वो बीजेपी के साथ आपकी अकाली दल सरकार चला रहा है, तो ये सेड कि वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि आरएसएस तो ना बहुत खतरनाक है, वो देश बांट रहे हैं। और 1 महीने बाद समझौता टूटा है, महीने बाद इतना पुराना अलायंस टूट जाता है। हालांकि वही कृषि कानून है जिसका सपोर्ट किया पहले पार्लियामेंट में इन्होंने, इनके एजेंडे में था, उसके बाद उसी पे वो आप समझौता तोड़ते हो। इतना पुराना वो तो जी वो तो सबके एजेंडे पे था। वो तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी वही फार्म लॉज की बात हुई थी। 1 महीना पहले ही जत्थेदार ने इंडिकेशन दे दिया, उसने कह दिया था आरएसएस जो कर रहा है वो देश को तोड़ने का काम कर रहा है, उसकी जो नीति है वो देश को तोड़ने की है। और 1 महीने बाद वो समझौता टूट जाता है। और फिर उसके बाद जब अभी पिछले साल जब घल्लूघारा हुआ और गोल्डन टेम्पल में खालिस्तान के झंडे लगाए गए, भिंडरावाले के वो फोटोज और सब लगाए गए, तो उसको पूछा गया कि व्हाट आर यू डूइंग, ये तो आप खालिस्तान को फिर से प्रमोट कर रहे हो। तो इसे सिखों का दर्द है, कहाँ निकालेंगे, ऐसे ही तो निकालेंगे हम लोग। ये उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, बाकायदा प्रेस में आई हुई स्टेटमेंट है कि ये तो सिखों का दर्द है, से ही निकालेंगे। तो ये मैं ये कह रही हूँ कि अभी ये इनका थोड़ा सिनिस्टर, अभी भी जिस तरह चन्नी कह रहे हैं कि यूपी बिहार को भगाएंगे, बेसिकली तो हिंदुओं को भगाएंगे ना। तो एजेंडा तो वही है, एजेंडा आज भी कांग्रेस का वही है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कांग्रेस को, पंजाब को बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि इट्स अ बॉर्डर स्टेट। तो आगे आप क्या रास्ता देखती हैं? अब पंजाब को स्थिति को सुधारने के लिए आप बता रही हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है। उसके साथ ही जिस तरह का जो रेडिकलाइजेशन सिख यूथ का हो रहा है, और हिंदू समाज को ऐसे समय में क्या करने की आवश्यकता है, तो कंक्लूजन में आप क्या बताना चाहेंगी? ये कहूंगी कि एक तो हिंदू समाज को बहुत संगठित होने की जरूरत है इस वक्त, पंजाब में स्पेशली हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। एंड हिंदू समाज की एक ट्रेजेडी और रही है पंजाब में कि इनकी जितनी लीडरशिप भी है, या तो वो कांग्रेस के लीडर्स की छत्र छाया में उभरी है, पंजाब में चेहरा हमेशा सिख होता है, या फिर वो अकालियों की
छत्र छाया में उभरी। जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाते थे वो सब मारे गए थे, उनमें से ज्यादा मारे गए, जैसे लाला जगत नारायण थे, रमेश जी थे, हरबंस लाल खन्ना थे, और भी ऐसे बहुत से लोग थे, वो मार दिए गए थे। तो हिंदुओं को पंजाब में कभी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिली है। सो व्हाट वी रिक्वायर इज, एक तो हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, ये जो पॉलिटिकल अपीजमेंट है इससे बाहर आना होगा, एंड फिर हमको अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप करनी होगी। मेरे विचार से ये होना चाहिए कि सबसे पहले हिंदू को संगठित होना होगा पंजाब में, किसी भी और मुझे लगता है कि हैं। जो ऑर्डिनरी सिख हैं उनको भी खुल के अब जिस तरह से उनकी कम्युनिटी का एजेंडा हाईजैक हो रहा है और सेपरेटिस्ट आवाजें एक तरह से मेन स्ट्रीम हो रही हैं, उनको भी बोलने की आवश्यकता है। और ये हमें कुछ हद तक दिखता भी है। जैसे ट्विटर पे एक हैंडल है सेवा, उसको पुनीत एक चलाते हैं, पुनीत हाँ, सैनी है रात शायद। को उनके साथ में एक डिस्कशन पे थी पुनीत के साथ में। हाँ हाँ, तो आई थिंक उस तरह की वॉइसेस को भी और प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हाईजैकिंग हो रही है सिख आइडेंटिटी की भी, उसका भी खुल के विरोध होना चाहिए। विरोध भी होना चाहिए। और जो पंजाब का यूथ जिसको जो भिंडरावाले का ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, आप विलेजेस में जाइए। मुझे बताया गया, एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने बताया कि उस वक्त जो पंजाब के कॉलेजेस वगैरह में जो हिंदू बच्चे पढ़ते थे उनसे पैसे लिए जाते थे, ये लोग डरा डरा के पैसे लेते थे, मतलब ड्यूरिंग टेररिज्म उनसे पैसे लिए जाते थे। मुझे वहाँ के प्रोफेसर ने बताया कि ज्यादातर कॉलेजेस में ना ये सिख जो फेडरेशन थी स्टूडेंट, उनका कब्जा, तो हिंदू स्टूडेंट से डरा डरा के पैसे लेते थे वो लोग। आज भी हॉस्टल्स में पोस्टर लगे हैं, प्रणाम शहीदानु, ये मैं देख के आई थी। हालांकि हॉस्टल्स बंद थे, लेकिन मैं एक दो कमरों में गई अमृतसर के आसपास, तो वो पोस्टर्स आज भी लगे। तो वो चीजें जो है वो उनको, अगर वो सारे जो, मैं तो उनको भटके हुए यूथ ही कहूंगी, उनको अगर वापस लाना है तो मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है कि, और जो हिंदू और सिख जो ऑर्गेनाइजेशन, जो राइट थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनको आगे आना होगा। आई थिंक दैट इज द सोल्यूशन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पंजाब में। थैंक यू रंजू जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई होप आपकी थैंक यू किताब विक्रम जी। ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और उससे जो एक डिबेट स्टार्ट हो, जिससे कि जो ये बातें दबाई गई हैं इतने सालों से, उन पे जब तक हम खुल के विचार नहीं करेंगे, जब तक विमर्श नहीं होगा, तब तक ट्रू रिकंसिलिएशन और प्रॉब्लम्स का रियल सोल्यूशन नहीं आने वाला। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको खरीदिए, पढ़िए और इस पर चर्चा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।